अविका झट से खड़ी हो गई और विराज की बाजू में अपने हाथों को रखते हुए बोली, चलो मैं भी काफ़ी थक चुकी हूँ आज। ऊपर से सर के गुस्से से मेरा सिर थोड़ा भारी हो गया है। क्या पता बाहर जाकर मेरा मूड ठीक हो जाए। अविका जानबूझकर रोमी को इग्नोर कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि विराज को पता चले कि वो रोमी और नेहा तीनों लंच पर जाने वाले थे। और ऐसा इसलिए बोली ताकि बातों ही बातों में रोमी को बता सके कि अब वो एक शादीशुदा लड़की है और वो अपने हस्बैंड के सामने किसी और के साथ लंच पर नहीं जा सकती थी। अविका खड़ी होकर अपनी दोस्त नेहा की तरफ देखने लगी। नेहा बोली, ठीक है, आप और अविका जाइए, मैं और रोमी यहीं रहेंगे थोड़ी देर। क्यों रोमी? रोमी अपने सिर को हिलाने के अलावा कुछ और ना कर सका। उसका प्लान था कि वो नेहा और अविका तीनों लंच पर कहीं चलेंगे, लेकिन विराज के आ जाने से ऐसा नहीं हो पाया। रोमी विराज को थोड़ी निराशा भरी नज़रों से देख रहा था। उसे विराज की वो बात अभी भी याद थी जो विराज ने थोड़ी देर पहले डिपार्टमेंट में उसे डांटते हुए बोला था, और रोमी के लिए वो बुलाना आसान नहीं था। तभी विराज मुस्कुराते हुए बोला, तुम दोनों अविका के सबसे अच्छे दोस्त हो और हमेशा अविका की हेल्प की है, तो क्यों ना तुम दोनों भी हमारे साथ लंच पर चलो। अविका को अच्छा लगेगा और साथ में मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। विराज की बात सुनकर अविका हैरानी से उसकी तरफ देखी। वो सोची थी कि शायद विराज रोमी को पसंद नहीं करता था, लेकिन विराज खुद रोमी और नेहा को लंच के लिए पूछ रहा था। उसे थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन अविका ज़्यादा कुछ सोची नहीं। नेहा और रोमी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों ने कुछ नहीं कहा। विराज नेहा और रोमी को देखकर बोला, ठीक है, तुम लोग बाहर आओ, मैं कार लेकर तैयार रहता हूँ, जल्दी से आओ। ऐसा कहने के बाद विराज अपनी कार की तरफ चला गया। रोमी को स्टार्टिंग में मूड नहीं था, लेकिन वो लंच पर जाने के लिए मान गया। रोमी अविका के पास गया और धीरे से उसे बोला, अविका, मैं एक बात पूछूं, तुम्हारे और करण के बीच क्या हुआ था कि तुम दोनों अलग हो गए? अविका सोच में पड़ गई कि वो रोमी को इस बात का क्या जवाब दे। वो नेहा की तरफ देखी, जो अविका को ही देख रही थी। नेहा को भी नहीं पता था कि अविका और करण अलग कैसे हो गए, इसलिए वो भी जानना चाहती थी कि आखिर असली रीजन क्या था। अविका हमेशा से अपनी सारी बातें नेहा को बताती थी, लेकिन कुछ टाइम से अविका नेहा के साथ अपनी बातें शेयर नहीं कर रही थी। कुछ नहीं, बस हम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं थी, इसलिए हम दोनों अलग हो गए। अब करण ने मेरी बहन आरोही से एंगेजमेंट कर ली और जल्दी दोनों की शादी होने वाली है। अविका बहुत ही कैजुअली बोली, जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। नेहा समझ गई थी कि अविका झूठ बोल रही थी, क्योंकि अविका और करण 4 साल से रिलेशनशिप में थे और दोनों बस मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते अलग हो गए। ये बात नेहा को थोड़ा अजीब लगी। वो अपनी बहुएं चढ़ाते हुए अविका को देखी। अविका समझ गई कि नेहा को उसकी बातों पर जरा सा भी भरोसा नहीं हुआ। वो हंसते हुए बोली, छोड़ो, जाने दो। करण और मेरी बातें बीती बातें हो गई हैं। करण भी मूव ऑन कर चुका है और मैं भी मूव ऑन कर चुकी हूँ। शायद पूरे कॉलेज में अभी इसी बात की चर्चा थी कि करण और अविका का रिलेशनशिप टूट कैसे गया। जब अविका कॉलेज में एडमिशन ली थी, तब वो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी, जिसके पीछे सब लड़के दीवाने थे। किसी और से पहले करण ने अविका को प्रपोज कर दिया था और तब से दोनों साथ में थे। कॉलेज में सबको लगता था कि ग्रेजुएशन के बाद दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन जब कॉलेज में सबको पता चला कि करण की सगाई अविका के साथ नहीं, बल्कि उसकी बहन आरोही के साथ हो गई थी, तब सबको बहुत हैरानी हुई थी। सब लोग जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों हुआ। करण और आरोही की सगाई की खबर पूरे कॉलेज में फैल गई थी। इसका रीजन सब लोग समझने लगे थे कि अविका अच्छी लड़की नहीं थी, इसलिए शायद करण की फैमिली वाले अविका को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते थे और इसलिए शायद दोनों अलग हो गए। ऐसी बहुत सी बातें पूरे कॉलेज में फैली हुई थीं। अविका नेहा का हाथ पकड़ी और कैंटीन से बाहर ले आई। रोमी भी दोनों के पीछे पीछे कैंटीन से बाहर आ गया। विराज पहले ही कार स्टार्ट करके रेडी था। अविका विराज के साथ कार की आगे वाली सीट पर बैठ गई। वहीं नेहा और रोमी कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गए। तीनों के बैठते ही विराज कार को चलाने लगा। तो कहाँ जा रहे हैं हम लंच के लिए? नेहा बोली। फिर तीनों इसी बात पर चर्चा करने लगे कि लंच के लिए कहाँ जाना चाहिए। नेहा और अविका पहले भी बहुत सारे रेस्टोरेंट में खाना खा चुकी थी, लेकिन वे दोनों आपस में बहस कर रही थीं कि यह ठीक रहेगा, नहीं यह ठीक रहेगा। तभी विराज बोला, क्यों, हम सब होटल ब्लू क्लास चलें? वहाँ पर बढ़िया खाना मिलता है।
विराज की बात सुनते ही तीनों चुप हो गए। रोमी और नेहा की बोलती बंद हो गई जब उन्होंने होटल ब्लू क्लास में खाना खाने का सोचा तो। वे दोनों जानते थे कि उनके पास कभी इतने पैसे नहीं होते थे कि वे इतने महंगे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएं। रोमी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन नेहा मन ही मन बहुत खुश हुई। वो हमेशा से चाहती थी कि एक बार होटल ब्लू क्लास में खाना खाए और उस होटल में मिलने वाली सुविधा का आनंद ले। नेहा खाने की बड़ी शौकीन थी। तभी विराज मिरर में से पीछे देखते हुए बोला, ठीक है तो फिर चलते हैं होटल ब्लू क्लास में। थोड़ी देर शांत रहने के बाद तीनों फिर से आपस में बात करने लगे। विराज को अच्छा लग रहा था कि अविका आज खुश थी। विराज दोबारा बोला, अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों ना अविका के भैया को भी लंच पर बुला लें। आखिर में वो अविका के सबसे अच्छे भैया हैं। विराज भले ही अविका के भाई आर्यन से मिल चुका था, लेकिन वो उसे अच्छे से नहीं जानता था। वहीं नेहा भी कभी अविका के भाई से नहीं मिली थी। रोमी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए वो बस विराज की बातों में हाँ मिलाता गया। विराज अविका की तरफ देखा और आर्यन को कॉल करके उसे भी लंच पर बुलाने को कहा। अविका एक पल के लिए तो हैरान हो गई कि आज अचानक उसके साथ क्या हो रहा था। वो जैसा सोच रही थी, विराज बिल्कुल उसके अपोजिट कर रहा था। नेहा अपने भाई आर्यन को कॉल करके लंच पर बुला लिए और आर्यन भी होटल ब्लू क्लास आने के लिए मान गया। विराज ने जैसे ही होटल के पास अपनी कार रोकी, वहां मौजूद गार्ड दौड़कर आए और दरवाजा खोल दिया। यह पिछली बार से बहुत अलग था, क्योंकि अबिका इससे पहले जब भी विराज के साथ होटल ब्लू क्लास आई थी तो ऐसा नहीं हुआ था। चारों कार से उतर गए और होटल के अंदर जाने लगे। गेट के अंदर जाते ही वहां मैनेजर मेहता भी मौजूद था। जब उसने विराज को देखा तो वो जल्दी से उसके पास आकर बोला, हेलो डॉक्टर विराज, बताइए मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ। हम चारों यहाँ लंच के लिए आए हैं, तो तुम सभी चीज़ें अरेंज कर दो, विराज ने कहा। ओके डॉक्टर विराज, आप हमारे रेस्टोरेंट में खाना पसंद करेंगे या फिर पर्सनल रूम अरेंज कर दूँ, मैनेजर मेहता ने पूछा। विराज बोला, तुम्हें जो ठीक लगे। ठीक है, मैं आप सबके लिए एक पर्सनल रूम अरेंज करता हूँ, जिसका यूज़ आप हमेशा करते हैं, मैनेजर मेहता ने कहा। नेहा और रोमी अपने चारों तरफ के नज़ारे देख रहे थे। वे पहली बार इतने बड़े और महंगे रेस्टोरेंट के अंदर आए थे। दोनों को बहुत हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि इतने बड़े होटल का मैनेजर एक मामूली डॉक्टर से ऐसे रिस्पेक्ट से बात कर रहा था। वे सोच में पड़ गए कि आखिर विराज था कौन। अबिका विराज के बारे में जानती थी कि वो कौन था, लेकिन पूरे शहर में उसकी फैमिली की इतनी इज्जत थी कि उसे आज समझ में आई थी। जब हर कोई विराज से इतने रिस्पेक्ट से बात कर रहा था, हमेशा से होटल ब्लू क्लास पूरे शहर में अपने रुतबे के लिए जानी जाती थी। यहाँ पर एक बार का खाना इतना महंगा था कि जितना एक आम आदमी 3 महीने में भी नहीं कमा सकता था। मैनेजर मेहता उन चारों को उस रूम की तरफ ले गए, जो रूम विराज हमेशा से यूज़ करता था और जहाँ विराज और अबिका पहली बार मिले थे। विराज अपने एक हाथ अपने एक पॉकेट में रखा हुआ था और दूसरे हाथ से अबिका का हाथ पकड़े हुए था। नेहा और रोमी की आंखें होटल की खूबसूरती पर से हट नहीं रही थी। कुछ ही देर बाद आर्यन भी वहां आ गया। अपने भाई को देखकर अबिका मुस्कुराई और बोली, भैया। अबिका अपने भाई के गले लग गई। अबिका की आंखें खुशी से चमक रही थीं। वो आर्यन से बोली, भैया मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। यह नेहा मेरी बेस्ट फ्रेंड और यह रोमी है। आर्यन हैरानी से बोला, रोमी। तभी रोमी हंसते हुए बोला, दरअसल मेरा नाम राम है, लेकिन कॉलेज में सब लोग मुझे रोमी बुलाते हैं, इसलिए। आर्यन नेहा की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा तो तुम ही अबिका की बेस्ट फ्रेंड हो, जिसके बारे में अबिका हमेशा मुझे बताती थी। अबिका हंसते हुए बोली, हाँ भैया, ये वही है। आर्यन बहुत ही अच्छे से दोनों से मिला। आर्यन के बिहेवियर से नेहा बहुत प्रभावित हुई। जब विराज आर्यन को लंच पर बुलाने के बारे में बोला था, अबिका तभी समझ गई थी कि दोनों आपस में कुछ बातें करना चाहते थे। इसलिए अबिका दोनों को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो रोमी और नेहा के साथ अलग जाकर बैठ गई। वहीं विराज और आर्यन ने एक साथ दूसरी जगह जाकर बैठ गए। अबिका बेफिक्र होकर नेहा और रोमी से खाते हुए बातें कर रही थी। माहौल बहुत ही अच्छा था। विराज अबिका को आज बहुत दिनों के बाद ऐसे इतना खुश देख रहा था। अबिका को इतना खुश देखकर विराज भी मुस्कुराया। वो अपने सामने बैठे आर्यन की तरफ मुड़ा और बोला, आज से मैं भी आपको भैया बोलूँगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं अबिका का हमेशा साथ दूंगा और हमेशा उसका ख्याल रखूंगा। आर्यन नॉर्मली बैठा हुआ था।
उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। आर्यन बस अपनी भौहें उठाकर विराज को काफी देर तक देखता रहा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद आर्यन बोला, विराज, मेरी बहन बहुत दर्द में रही है। उसने बहुत ही कम उम्र में ही बहुत कुछ झेला है, और तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो, और आगे भी मेरी इस बात को याद रखोगे। विराज आर्यन की बात सुनकर बस मुस्कुराया। अबिका भले ही कितनी बेफिक्र होकर रोमी और नेहा से बात कर रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान विराज और आर्यन की बातों पर था। अबिका ने उम्मीद लगाकर रखी थी कि विराज और आर्यन के बीच जो भी बात होगी वो अच्छी ही होगी। थोड़ी देर विराज भी आर्यन को देखा, फिर मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, लगता है आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं मेरी बात को। मेरे दिल में हमेशा अबिका थी, और अबिका ही रहेगी, और दूसरा कोई नहीं। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। वो अबिका की तरफ देखा, जो बहुत ही खुश होकर रोमी और नेहा से बातें कर रही थी। आर्यन झुका और विराज के करीब जाते हुए बोला, विराज, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो क्या? मैं भले ही 5 साल से यहाँ नहीं हूँ, लेकिन मुझे सब पता है। मैं जानता हूँ कि दिव्या बजाज कौन है, और अगर तुम उसके लिए मेरी बहन के साथ कुछ गलत करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आर्यन मुस्कुराते वापस अपनी जगह पर बैठ गया। अबिका हर कुछ देर में मुड़कर विराज और अपने भाई आर्यन की तरफ देखती है। इस बार वो फिर से मुड़कर देखी। विराज और अपने भाई आर्यन को अच्छे से बात करते देख अबिका को बहुत सुकून मिला। वो मुड़कर नेहा और रोमी से बातें करने में लग गई। हालांकि वो नहीं जान सकी कि विराज और उसके भाई में क्या बातें हो रही थी। विराज ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और थोड़ी देर तक आर्यन को घूरता रहा। वो हैरान नहीं हुआ कि आर्यन को उसके पास रिलेशनशिप के बारे में कैसे पता चला। विराज आराम से बोला, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तब तो अच्छी बात है। मुझे नहीं पता कि मेरी बहन ने तुमसे किस वजह से शादी की, लेकिन वो तुम्हारे साथ खुश है, और मैं भी उसकी खुशी चाहता हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। बस तुम मेरी बात को समझ जाओ। आर्यन हंसते हुए बोला। हालांकि उसकी हंसी नकली लग रही थी। भले ही अबिका उस पेपर पर साइन कर दी थी, लेकिन वो हमेशा से आर्यन के लिए उसकी बहन ही थी, और आर्यन उसके लिए हमेशा से उसका बड़ा भाई रहा था। उसके लिए अबिका द्वारा साइन एग्रीमेंट मायने नहीं रखते थे। आर्यन आगे विराज से बोला, विराज, तुम मुझे बताओ कि कैसे मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करूं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी फैमिली और दिव्या की फैमिली के बीच जो मामला है वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला है, और मुझे नहीं पता कि तुम अभी भी दिव्या को भूल पाए हो या नहीं, लेकिन तुम भूलना मत कि तुम्हारी वाइफ कौन है। अब विराज के चेहरे की रंगत गायब हो गई थी। आर्यन उसके बारे में बहुत कुछ जानता था। भाई आर्यन अब बोलते हुए काफी सीरियस मूड में आ चुका था, और विराज की आंखों में आंखें डालकर उसे घूर रहा था। दिव्या विराज की एक्स गर्लफ्रेंड थी। दोनों 2 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे। दिव्या की फैमिली भी विराज की फैमिली की तरह पूरे शहर में मशहूर थी। अबिका बिल्कुल अनजान थी कि विराज और उसके भाई आर्यन के बीच क्या बातें हो रही थी। आर्यन की बातों का सीधा मतलब यही था कि वो अबिका को दोबारा दुखी नहीं देखना चाहता था। सोफे के कोने में बैठे दोनों ने काफी देर तक बात नहीं की। बस वे एक दूसरे को देखे जा रहे थे, मानो उन दोनों के लिए टाइम रुक सा गया था। थोड़ी देर बाद विराज मुस्कुराया और टेबल पर से गिलास उठाते हुए बोला, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, और मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी लाइफ में अबिका के अलावा कोई और नहीं है। आर्यन विराज की बातों को मजाक की तरह भी समझ सकता था, और उस पर विश्वास भी कर सकता था, लेकिन ये सब विराज पर निर्भर करता था कि क्या वो जो बोल रहा था वो सभी बातें सच थी। क्या विराज सच में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड दिव्या को भूल चुका था? अगर हाँ, तो अबिका की जिंदगी विराज के साथ अच्छी थी, और अगर नहीं, तो फिर कोई नहीं जानता था कि फ्यूचर में अबिका के साथ क्या होने वाला था। आर्यन अपनी बात को लेकर पूरी तरह से क्लियर था। अगर अबिका को विराज ने दर्द देने की कोशिश की तो आर्यन उसे नहीं छोड़ेगा। उसने विराज से आगे इस टॉपिक के बारे में कोई बात नहीं की, और ना ही विराज कुछ भी बोला। अब दोनों दूसरे टॉपिक पर बातें करने लगे और खाना खाने लगे। अबिका जैसा सोची थी कि उसके भाई और विराज के बीच अच्छी बातचीत होगी, वैसा हो रहा था। कभी कभी अबिका को लगता था कि वो विराज के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचती थी, और जैसा सोचती थी विराज इसके उल्टा काम करता था। जैसे कि आज आज अबिका सोची थी कि विराज रोमी के साथ अनकंफर्टेबल फील करेगा, लेकिन विराज खुद ही रोमी को लंच पर साथ में ले आया। अबिका खाते हुए रोमी से बोली, रोमी, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो गई ना? रोमी हैरानी से अबिका की तरफ देखा और बोला, कौन सी इच्छा? अबिका हंसते हुए बोली,
अरे तुम इतनी जल्दी भूल गए? कॉलेज की कैंटीन में तुम बोले थे कि हम तीनों लंच पर चलते हैं, और अभी हम तीनों वही तो कर रहे हैं। हाँ सही कहा। और किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। नेहा विका की बातों में हाँ मिलाते हुए बोली। रोमी थोड़ा निराश होते हुए बोला, हाँ लेकिन मैंने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं। मैं तो पहली बार सिटी के सबसे महंगे होटल में खाना खा रहा हूँ, और मुझे तो आज पता चला कि यहाँ पर्सनल रूम भी बुक किए जाते हैं खाना खाने के लिए। हाँ मुझे भी, नेहा बोली। अबिका रोमी से पूछी, तुम क्या सोचे थे? रोमी अपनी नज़र झुकाकर खाना खाने लगा और बोला, कुछ नहीं, जो हुआ नहीं उसके बारे में क्या ही बात करना। नया स्वाद का मजा लेते हुए बोली, छोड़ो ना, अब क्या, अब बस खाने पर ध्यान दो। मुझे तो बस अभी खाने से मतलब है। हाँ हाँ, तुम तो हो ही भुक्कड़, रोमी हंसते हुए बोला। अबिका भी यह सुनकर हंसने लगी। नेहा अपनी आंखें दिखाते हुए बोली, तुम खाने पर ध्यान दो। नेहा, मैं तुम्हें इस होटल की सबसे बेस्ट डिश खिलाती हूँ। अबिका नेहा से बोलते ही कमरे के बाहर खड़े वेटर को बुलाई और उसे होटल का सबसे बेस्ट डिश लाने को बोली। इससे पहले अबिका आगे कुछ बोल पाती, उसे एक आवाज़ सुनाई दी, क्या यह अबिका मेहता है? सुनने में आया है कि इसने किसी डॉक्टर से शादी कर ली है। करण, क्या तुम इसे पहले से जानते हो? अबिका अपने सामने महेंद्र मल्होत्रा को देखी, जो करण के पापा थे। वो उन्हें पहले से जानती थी, लेकिन आज पहली बार उन्हें देख रही थी। अबिका वहाँ करण की पूरी फैमिली के साथ साथ अपनी फैमिली को भी देखी। उसके पापा, सौतेली माँ और उनकी बहन, वहीं करण के पापा, करण और करण की माँ, सब एक साथ वहाँ आए हुए थे। अबिका का खिलखिलाता चेहरा पूरी तरह से शांत हो गया था। अबिका कभी भी अपने इमोशन को कंट्रोल करके नहीं रख पाती थी। किसी के द्वारा बोले गए सब जल्दी अबिका को इमोशनल कर देते थे, और शायद यही रीजन था कि लोग अबिका से ज़्यादा उसकी बहन आरोही को अधिक पसंद करते थे, क्योंकि आरोही अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेती थी। अपने पिताजी की बात सुनते ही करण की नज़र अबिका के ऊपर पड़ी। अबिका हमेशा की तरह सिंपल और खूबसूरत दिख रही थी। उसने धीरे से कहा, हाँ पापा, यह आरोही की बड़ी बहन अबिका ही है, और हम दोनों कॉलेज में दोस्त थे। हालांकि मैं इससे सीनियर था। करण अपनी बात बोल ही रहा था कि अबिका को एक और जोरदार आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यह कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ थी, जो थोड़े गुस्से में बोली। अबिका थोड़ी सहम गई। अबिका की सौतेली माँ आगे बोली, अबिका, तुम अपने फायदे के लिए हर बार अपने भाई का इस्तेमाल मत किया करो। माना कि आर्यन और अरोड़ा फैमिली के बड़े बेटे विक्रम के बीच अच्छी दोस्ती है, लेकिन तुम अपने भाई की दोस्ती का ऐसा इस्तेमाल क्यों कर रही हो? क्या तुम अब हमारी फैमिली और अरोड़ा फैमिली के बीच रिश्ते को बिगाड़ना चाहती हो? अबिका की सौतेली माँ उसे गुस्से से देख रही थी। उन्हें बस मौके की तलाश रहती थी कि वे कब अबिका को सबके सामने बुरा भला कह सकें। अबिका की सौतेली माँ की बातें सुनकर करण के पिताजी हंसते हुए बोले, हाँ हाँ, मुझे पता नहीं था मिस्टर सुरेखा मेहता कि आपकी फैमिली के अच्छे संबंध हैं फेमस अरोड़ा फैमिली के साथ। चलो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। अविका को पता था कि उसकी माँ जानबूझकर झूठ बोल रही थी। उसकी फैमिली की अरोड़ा फैमिली के साथ कुछ अच्छे संबंध नहीं थे, सिवाय इसके कि आर्यन और विक्रम अच्छे दोस्त थे। माँ, आप सब लोग यहाँ पर अचानक? आर्यन उनकी तरफ आते हुए बोला। वो थोड़ा हैरान हुआ सबको एक साथ ऐसे देखकर। पिछली बार जब आर्यन को पता चला था कि उसकी माँ ने अबिका को झूठ बोलकर उससे एग्रीमेंट पेपर पर साइन कराई थी, उस टाइम से आर्यन ने अपने घर वालों से बातचीत करना कम कर दिया था। मैं पूछती हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी माँ गुस्से से बोली। आर्यन ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, विराज ने मुझे लंच पर इनवाइट किया था। उसकी माँ ने सबसे आखिर में खड़े विराज को देखा, जो बहुत ही आराम से सोफे पर बैठा हुआ था। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम्हें विराज ने लंच पर इनवाइट किया, और इन सबको भी। फिर तो विराज ने सिर्फ तुम्हें यहाँ बिल भरने के लिए ही बुलाया है। मुझे नहीं लगता कि उसके पास इतने पैसे हैं कि वो तुम सबको यहाँ लंच के लिए ला सके। वो बेइज्जत होने के डर से तुम्हें यहाँ बुलाया है। अबिका गुस्से से अपनी सौतेली माँ को घूरने लगी और नेहा का हाथ कसकर पकड़ ली। नेहा और रोमी अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों चुपचाप बस अपने सामने घट रही घटनाओं को देख सकते थे। आर्यन अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी करण के साथ खड़ी आरोही बोली, वाह जीजा जी, आप सबको यहाँ लंच के लिए लाए हैं। आरोही की आवाज़ साधारण थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस नॉर्मल पूछ रही थी। आरोही आगे बोली, भैया, हम सब यहाँ मेरी और करण की शादी के बारे में डिस्कस करने आए हैं। क्यों ना आप लोग भी हमें ज्वाइन कर लें?
विराज को भी कुछ आइडिया हो जाएगा कि हम अमीरों की शादी कैसे होती है। करण नारोई की बात खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया और बोला। उसने सीधे विराज को टारगेट किया ताकि उसकी बातों से विराज को थोड़ा बुरा लगे। करण और आरोही ने पास खड़े रोमी और नेहा को देखा। वे पांचों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उन सबकी आपस में कभी नहीं बनी। नेहा आरोही को अजीब तरह से घूर रही थी। कॉलेज में सबको पता था कि अविका और करण 4 साल से रिलेशनशिप में थे और अब आरोही किसी बेशरम की तरह अपनी बहन के बॉयफ्रेंड से ही शादी करने जा रही थी। शायद यही रीजन था कि नेहा आरोही को अजीब तरह से घूर रही थी। अविका थोड़ी देर पहले ही उसे और रोमी को कार में बताई थी इसके बारे में। विराज करण की बात का जवाब देते हुए बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि अमीरों की शादी कैसे होती है। विराज अविका के पास आकर खड़ा हो गया। वहीं विराज की बात सुनते ही आरोही का शांत चेहरा थोड़ा बदल सा गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कितना भी अपनी इमोशन को कंट्रोल करती थी, लेकिन विराज को देखकर वो अपने इमोशन पर काबू नहीं कर पाती थी। उसके मन में हमेशा यही सवाल होता था कि विराज जैसा इंसान, हैंडसम और अट्रैक्टिव लड़का अविका को कैसे पसंद करने लगा। आरोही विराज को कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी मैनेजर मेहता वहां आ गया। उसके साथ वो वेटर भी आया था जिसे अविका होटल का सबसे बेस्ट डिश लाने को बोली थी, और वो वेटर वही लेकर वहां आया था। आरोही इस वेटर के हाथ में उस डिश को देखकर बोली, अरे वाह, इस होटल का सबसे बेस्ट और सबसे महंगी डिश। लेकिन ये तो खासकर अमीर ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं ना। जैसे ही आरोही की बात खत्म हुई, सभी लोग मैनेजर मेहता की तरफ देखने लगे। मैनेजर मेहता ने वेटर की तरफ देखा। वेटर चुपचाप उस डिश को टेबल पर रख दिया। मैनेजर मेहता ने कहा, आप सही बोल रही हैं मिस आरोही। यह डिश नॉर्मल अमीर लोगों के लिए नहीं है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन इस डिश को डॉक्टर विराज अरोड़ा के नाम पर ऑर्डर किया गया है। अरोड़ा नाम सुनते ही सभी लोग चुप हो गए। मैनेजर मेहता ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं यूं ही डॉक्टर विराज अरोड़ा के द्वारा ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकता। मुझे मेरी नौकरी पसंद है। अगर आप भी चाहती हैं कि मैं आपके लिए डिश लेकर आऊं तो मैं लेकर आता हूं। मैनेजर मेहता की बात सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। सिर्फ दो ही लोग ऐसे थे जिन्हें विराज की असलियत पता थी, एक अविका और दूसरा आर्यन। बाकी सभी लोग विराज की असलियत से अनजान थे। मैनेजर मेहता बहुत ही टैलेंटेड थे। अगर वे चाहते तो किसी भी कंपनी के सीईओ आराम से बन जाते, लेकिन वे होटल ब्लू क्लास में एक मैनेजर के तौर पर काम करते थे और उन्हें यही काम करना पसंद था। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मैनेजर मेहता। मेरी बेटी बस कुछ बातें यूं ही बोल जाती है। अविका के पिताजी बोले। आगे कहा, विक्रम अरोड़ा मेरे बेटे आर्यन का अच्छा दोस्त है और हमारी फैमिली से संबंध भी अरोड़ा फैमिली के साथ अच्छे हैं। अविका के पिताजी भी थोड़ी झूठ बोलने में जरा भी नहीं हिचकिचाए। मैनेजर मेहता उनकी तरफ देखा, कुछ नहीं बोला और फिर वहां से चला गया। साथ में वेटर भी वहां से चला गया। अविका की सौतेली माँ और उसके पिताजी कमरे के अंदर आ गए। उनके पीछे पीछे बाकी लोग भी आ गए। अविका की सौतेली माँ करण की माँ रेखा मल्होत्रा से बात करते हुए चेयर पर बैठ गई। चेयर पर बैठते हुए अविका की सौतेली माँ गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, बेटा जल्दी यहाँ पर आओ और इस डिश को यहाँ से हटाओ और कुछ दूसरा लेकर आओ। क्या तुम्हें पता नहीं है कि टेबल को पहले से साफ रखना चाहिए? कोई कैसे इन झूठे खाने को देख सकता है? क्या तुम हमारी फैमिली का मजाक बना रहे हो कुछ लोगों की तरह? आवाज सुनते ही एक वेटर वहां आ गया और बचा हुआ खाना वहां से हटाने लगा। अबिका अपने गुस्से को काबू में रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो काबू नहीं कर पाई और अपनी सौतेली माँ से बोली, माँ आप सब किसी और कमरे में भी आ सकते हैं। जब आप सब देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर पहले से ही खाना खा रहे हैं, फिर भी आप लोग यहाँ क्यों आ गए? अबिका की सौतेली माँ को बस एक रीजन चाहिए था अबिका को दोबारा टोकने का, और उन्हें मिल गया। उन्होंने अपनी हथेली टेबल पर दे मारी और उठ खड़ी हुई। उन्होंने अबिका की तरफ गुस्से से अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, मुझे मालूम है कि तुम सब लोग इस कमरे में आ सके क्योंकि आर्यन तुम सबके साथ था। क्या तुम्हें पता नहीं कि ये कमरा बहुत खास है? यह सिर्फ अरोड़ा फैमिली वाले ही यूज करते हैं। चूंकि तुम्हारा भाई विक्रम का दोस्त है, इसलिए उसे भी इस कमरे को यूज करने की आज़ादी है। लेकिन तुम तो इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हो, अपने दोस्तों और अपने हस्बैंड को दिखाकर कि देखो मेरी कितनी अच्छी पहुंच है। अगर तुम्हारा भाई ना होता तो क्या होटल वाले तुम्हें या तुम्हारे हस्बैंड को इस कमरे में आने देते? बिल्कुल भी नहीं। तभी आर्यन अपनी माँ को टोकते हुए बोला,
मैं कभी इस कमरे को यूज़ नहीं करता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि यह कमरा सिर्फ अरोड़ा फैमिली वाले ही यूज़ कर सकते हैं और कोई नहीं। आर्यन की इस बात ने पूरे कमरे में सन्नाटा पसरा दिया। सभी लोग चुपचाप हो गए। आर्यन के द्वारा बोले गए सिर्फ एक शब्द ने सबको खामोश कर दिया। अबिका जानती थी कि आर्यन क्या बोल रहा था। विराज भी चुपचाप खड़ा था, पता नहीं क्यों, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी असलियत सामने आए। रोमी और नेहा भी हैरानी से सबको देखने लगे, जैसे कि वे दोनों अरोड़ा फैमिली के किसी मेंबर को बेसब्री से देखना चाहते हों। तभी आरोही हैरानी से अपने भाई आर्यन को बोली, भैया, यहाँ तो हमारी और करण की फैमिली के अलावा कोई और नहीं है। और तो और, जैसा आप बोल रहे हो उस हिसाब से यहाँ अरोड़ा फैमिली का कोई भी मेंबर तो मौजूद ही नहीं है। करण के पिताजी की नज़र विराज पर पड़ी, जो हमेशा की तरह बहुत ही आराम से खड़ा था। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, अरोड़ा फैमिली? क्या यहाँ पर कोई अरोड़ा फैमिली का मेंबर भी मौजूद है? अविका के पिताजी के चेहरे के हाव भाव बदल से गए थे। उन्हें पहले से ही विराज पर थोड़ा शक था, लेकिन वे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते थे। उन्हें अभी भी यकीन था कि विराज अरोड़ा फैमिली से नहीं था, और अगर होता तो वो पहले ही सबको पता चल चुका होता। वे अभी भी विराज को एक मामूली सा डॉक्टर ही समझते थे। उन्होंने बात को बदलते हुए जोर से बोले, अरोड़ा फैमिली? वे लोग इतनी आसानी से कहीं नहीं मिलते हैं। सबके सब बहुत बिजी लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई अरोड़ा फैमिली से है। यहाँ पर एक ही अरोड़ा है, और वो है यह डॉक्टर विराज। लेकिन भले ही इसका सरनेम अरोड़ा है, इसका मतलब यह नहीं कि मसूर अरोड़ा फैमिली से बिलोंग करता है। अब ज़्यादा मत सोचो और खाना खाते हुए शादी के बारे में बातें करते हैं। अविका के पिताजी बोलते हुए खाने की टेबल की तरफ चले गए। करण के पिताजी को विराज पर थोड़ा शक हुआ और विराज को घूरने लगे, जो पहले से ही बहुत शांत खड़ा था। लेकिन अविका के पिताजी की बात सुनकर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि विराज का सरनेम ही खाली मसूर अरोड़ा फैमिली से मिलता हो, और वो सिर्फ एक मामूली डॉक्टर ही हो। करण के पिताजी ने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और विराज पर से अपनी नजरें हटा ली। उन्होंने अपनी पत्नी और करण को चेयर पर बैठने को कहा। अविका की सौतेली माँ, जो पहले से ही चेयर पर बैठी हुई थी, उन्होंने आरोही को बैठने के लिए कहा। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि अबिका और उसके दोस्तों ने अभी अच्छी तरह से खाना नहीं खाया था। उन्होंने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। अबिका गुस्से से भरी हुई थी। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, उसकी सौतेली माँ बोल पड़ी, अरे तुम सबका खाना हो गया हो तो तुम सब जा सकते हो। वैसे भी ये जगह आम और छोटे लोगों के लिए नहीं है। आर्यन, तुम हम सबके साथ आकर बैठो बेटा और खाना खाओ। उनकी बात से ऐसा लग रहा था जैसे वो ये बोलकर रविका और उसके दोस्तों और विराज का मजाक उड़ाना चाहती थी। उन्होंने टेबल पर से चम्मच उठाते हुए आर्यन को देखा। वे अपने घमंड में डूबी हुई थी। अविका का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जब अविका और बाकी लोग खाना खा रहे थे, तब उसकी सौतेली माँ वहां आकर ऐसे दिखा रही थी जैसे कि वे ही इस कमरे की अकेली मालकिन थी। अविका भी जानती थी कि उसकी फैमिली वाले बस दिखावा कर रहे थे। उन्होंने आर्यन का फायदा उठाकर इस कमरे में खाना खाने आए और अविका और विराज की बेइज्जती करने लगे। ये तो हंसने वाली बात थी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अविका अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बांध ली। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। हर बार उसकी फैमिली वाले उसे नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई हरकत करते ही रहते थे। अबिका सोच रही थी कि आखिर उसके अपने ही फैमिली वाले उसकी और उसके हस्बैंड की बेइज्जती उसके दोस्तों के सामने कैसे कर सकते थे। कैसे कोई अपनी ही बेटी को इतना नज़रअंदाज कर सकता था। कैसे कोई अपनी ही बेटी को इतना नफरत कर सकता था। आखिर कैसे किसी के माँ बाप ऐसे हो सकते थे। एक पल के लिए अविका ये सब सोचकर हंस पड़ी। हालांकि उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अविका ने गहरी सांस ली और अपने इमोशन को कंट्रोल में रखा। विराज और आर्यन साइड में खड़े होकर सब देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे देखना चाहते थे कि अबिका क्या करेगी। भाई, नेहा थोड़ी घबराई हुई थी। उसने अबिका का हाथ कसकर पकड़ लिया और उससे बोली, अबिका, हम सब ने अच्छे से खाना खा लिया है। अब हमें चलना चाहिए। यहाँ रुकने से कुछ नहीं होगा। हम बाहर थोड़ी देर घूम लेंगे। नेहा की बात सुनकर अबिका की आंखें थोड़ी नम हो गईं। वो रोमी और उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाई। अबिका को बहुत बुरा लगा था कि उसकी फैमिली वाले उसके साथ साथ उसके दोस्तों की भी बेइज्जती कर रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। अबिका नेहा की बात मान गई और वहां से जाने के लिए तैयार हो गई। वह उसकी सौतेली माँ को अपनी गलती पर जरा सा भी
पछतावा नहीं था। उन्होंने अबिका से कहा, अब तुम जा ही रही हो तो मैनेजर मेहता से कहना कि वे होटल की बेस्ट डिश दोबारा लेकर आए। मैंने सुना है कि करण की बहन आलिया भी इस डिश को बहुत पसंद करती है। अबिका की सौतेली माँ ने जानबूझकर ऐसा कहा था ताकि अबिका और बुरा फील कर सके। उन्होंने ये बोलते हुए अबिका की तरफ देखा भी नहीं, मानो वो किसी नौकरानी को बोल रही थी। अपनी सौतेली माँ की बात सुनते ही अबिका का गुस्सा फूट पड़ा। वो अपने गुस्से को और ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकी। वो कमरे से बाहर खड़ी होकर वहां मौजूद वेटर से बोली, मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब मैं यहाँ पर आऊं तो तुम किसी को भी यूं ही अंदर आने नहीं दोगे। अबिका बहुत ही आराम से उस वेटर को बोली, हालांकि उसका चेहरा अभी भी गुस्से से भरा हुआ था, मानो वो अपनी फैमिली वाले से कुछ ज्यादा ही नाराज थी। दरवाजे के पास खड़ा वेटर थोड़ा हैरान हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो वहाँ बहुत टाइम से काम कर रहा था, तो वो अबिका की बात को समझ गया और तेजी से कमरे के अंदर गया और सबके सामने खड़ा हो गया। थोड़ी देर के लिए वो घबराया, लेकिन बहुत ही धीमी आवाज में बोला, आई एम सॉरी सर, लेकिन आज किसी ने इस रूम को बुक नहीं किया है। आप लोग किसी और रूम में शिफ्ट हो सकते हैं। वेटर की बात सुनते ही सबके चेहरे के हाव भाव बदल गए। किसी को भी ऐसी बातें पसंद नहीं थी कि कोई उन्हें खाने की टेबल पर से उठाए। यह उनके लिए किसी बेइज्जती से कम नहीं था। वेटर की बात सुनकर रविका की सौतेली माँ बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े चम्मच को टेबल पर जोर से पटकते हुए अबिका पर चिल्लाई, अबिका तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किस बात को लेकर अपना गुस्सा हम सब पर निकाल रही हो? क्या तुम अपनी बहन से जलती हो? क्या तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारी बहन की शादी तुमसे बढ़िया ढंग से हो रही है, या तुम अपनी बहन से इतनी नफरत करती हो कि उसकी शादी तोड़वाना चाहती हो? क्या तुम अपनी फैमिली को सरेआम बेइज्जत करना चाहती हो? तुम्हारा मकसद जो भी हो, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। थोड़ी देर के लिए अबिका भी हैरान हो गई कि उसकी सौतेली माँ क्या बोल गई। अबिका के पास इतना साहस कभी नहीं आता अगर विराज उसकी लाइफ में नहीं होता और उसका भाई उसकी साइड नहीं होता। शायद विराज और आर्यन की वजह से ही अबिका में इतनी हिम्मत थी कि वो ऐसा बोल पा रही थी। उसने अपनी सौतेली माँ की बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दी और बेटर की बात को बोली, माँ आपको जो लगता है आप सोचिए, लेकिन बेटर जो बोल रहे हैं उसकी बात को मान लीजिए, नहीं तो जब गार्ड आकर आप सबको यहाँ से निकालेंगे तो यह खबर पूरी सिटी में फैल जाएगी। फिर तो आप जानते ही हैं कि क्या होगा। अबिका यह बोलते हुए बिल्कुल भी नहीं घबराई। नेहा अबिका की बगल में खड़ी थी। वो सोच रही थी कि क्या उसे अबिका को वहां से ले जाना चाहिए या नहीं, लेकिन अबिका को देखकर वो रुक गई और चुपचाप अबिका के साथ खड़ी रही। पिछले कुछ सालों में अबिका के घर वालों ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था और शायद इसलिए अबिका का डर खत्म हो गया था। उसे अब अपनी फैमिली वालों से कोई लगाव नहीं था। अबिका की बात सुनकर उसके पिताजी गुस्से से खड़े होकर बोले, तुम कितनी मतलबी हो अबिका, तुम मेरी बेटी हो ही नहीं सकती जो अपने पापा की ऐसी बेइज्जती करती हो। ये पहली बार था जब अबिका के पिताजी करण की फैमिली वालों के सामने इतना गुस्से में थे। अबिका की हरकत ने सच में उन्हें करण की फैमिली के सामने शर्मिंदा कर दिया था। उन्होंने आगे अबिका पर चिल्लाते हुए कहा, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, तुम मेरी बेटी कहलाने के भी लायक नहीं हो। भगवान कभी किसी को ऐसी बेटी ना दे। और बेटर तुम कान खोलकर मेरी बात सुनो, यह रूम मेरे बेटे आर्यन ने बुक किया है, तो बेहतर होगा कि तुम भी यहाँ से चले जाओ। गुस्से से अबिका के पिताजी की आंखें लाल और बड़ी हो गई थी। वे एक पल के लिए भी अबिका को देखना नहीं चाहते थे। आर्यन सब कुछ देख रहा था कि कैसे उसकी फैमिली वाले उसका फायदा उठा रहे थे। एक पल के लिए आर्यन को भी लगा कि वो सच बोल दे, लेकिन विराज ने उसे मना कर दिया। आज आर्यन पहली बार अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को अपनी प्यारी बहन को डांटते देख रहा था, और साथ में यह भी देख रहा था कि उसके माता पिता के दिल में कितनी नफरत भरी हुई थी उसकी बहन को लेकर। वो बस अविका का दर्द समझ सकता था। अविका के दिल में क्या बीत रही होगी, यह बात सिर्फ अविका ही जानती थी। वहीं अविका अपने माता पिता की बात सुनकर सिर्फ मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। वो अपनी बहन आरोही के बोलने का इंतजार करने लगी, क्योंकि अक्सर आरोही ऐसे में आग में घी डालने का काम करती थी और अविका को गलत साबित करती थी। लेकिन इस बार आरोही अविका को कुछ नहीं बोली। उसने करण का हाथ पकड़ा और बहुत ही भोली सूरत बनाते हुए बोली, गलती मेरी है जो मैं आप सबको यहाँ लेकर आई और इस कमरे में लंच करने को बोली। दिया, पापा और माँ की बात का बुरा मत मानिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। आरोही मौके का फायदा उठाना चाहती थी और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी ताकि लोग उसे सही समझें,
इसलिए वो झूठा नाटक करने लगी। नेहा आरोही को ऐसे देखकर हैरान हो गई। वो कॉलेज में सुनी थी कि आरोही एक अच्छी लड़की थी, लेकिन आज वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि आरोही ऐसे नाटक भी कर सकती थी। सबने आरोही को बहुत ही दया भाव से देखा, सिवाय विराज, अबिका और नेहा को छोड़कर। वे जानते थे कि आरोही कैसी लड़की थी। करण अबिका को देखकर उसके लिए बुरा फील करने लगा। कहीं ना कहीं वो भी जानता था कि अविका के घरवाले उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। विराज अभी भी चुपचाप खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। अब उसका शांत चेहरा थोड़ा ठंडा पड़ने लगा था। आरोही मौके का अच्छा फायदा उठा ली थी। उसने अविका को फिर से गलत साबित कर दिया था। तभी कोई कुछ बोल पाता, तब अचानक मैनेजर मेहता वहाँ एक वेटर के साथ आ गए। मैनेजर मेहता भी गर्म माहौल देखकर कुछ नहीं बोले और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। अविका की सौतेली माँ बहुत गुस्से में थी। उन्होंने अबिका पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम बदतमीज लड़की, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है कि लोगों से कैसे बातें की जाती हैं। तुम्हारे पापा सही बोल रहे हैं, तुम हमारी बेटी हो ही नहीं सकती हो। तुम वो हो जिसे अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड है कि तुम अपने पीछे सिर्फ लड़कों को ही घुमा सकती हो। तुम्हारे पास खूबसूरत चेहरे के अलावा कुछ और है ही नहीं। ना तो तमीज है और ना ही बात करने का तरीका। इससे पहले कि मेरा दिमाग और ज़्यादा खराब हो जाए, दफा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। इतना बोलते ही वे तेजी से अविका की तरफ बढ़ गईं और बिना देरी किए अपना हाथ उठा ली, मानो अब तो अविका को एक जोरदार थप्पड़ मारने ही वाली थी। अपना हाथ उठाते हुए अविका की सौतेली माँ बोली, तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुको, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। नेहा जो अविका के साथ खड़ी थी, वो भी अचानक डर गई। उसके पास रिएक्ट करने का टाइम नहीं था और ना तो अविका के पास रिएक्ट करने का टाइम था। जब अविका देखी कि उसकी माँ उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी, उसने अपनी आंखें बंद कर दी और अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बांध ली। एक जोरदार आवाज आई। अविका की सौतेली माँ ने अपने हाथों में जो चूड़ियां पहन रखी थी, उनमें से टूटकर नीचे गिर चुकी थी। सभी लोग हैरान रह गए। चौंकाने वाली बात यह थी कि अविका को थप्पड़ लगा नहीं था, बल्कि विराज ने उसकी सौतेली माँ का हाथ रोक लिया था और इसी कारण से उसकी सौतेली माँ की चूड़ियां टूटकर नीचे गिर गई थी और कुछ विराज की कलाई में निशान बना दिए थे, जिससे विराज के हाथों से खून निकलने लगा। जिस तरह से अविका की सौतेली माँ गुस्से से उसके पास आई थी, विराज समझ गया था कि अविका के साथ कुछ होने वाला था, इसलिए वो भी अविका के नज़दीक हो गया था। उसने अविका को थप्पड़ से बचा लिया था और जब अविका अपनी आंखें खोली, तब उसने विराज के हाथों से खून निकलते देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वो डर गई। उसने जल्दी से अपने बैग से रुमाल निकालकर विराज के हाथों में बांधने लगी। अविका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक पल में ये क्या हो गया। चूड़ियों की वजह से विराज का हाथ थोड़ा जख्मी हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ अविका की सौतेली माँ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि विराज की वजह से उनकी महंगी और कीमती चूड़ियां टूट गई थीं। अब वे विराज पर चिल्लाते हुए बोली, तुम दो कौड़ी के मामूली डॉक्टर, तुमने मेरा हाथ कैसे रोका? तुम्हें क्या लगता है कि तुम हर बार इसे बचा लोगे? ये मेरी बेटी है, मैं जब चाहूँ तब इसे डांट सकती हूँ और जब चाहूँ तब इसे थप्पड़ मार सकती हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी कीमती चूड़ियां टूट गईं। अविका की सौतेली माँ अपने हाथों को सहलाते हुए बोली। वे विराज को ऐसे बोल रही थी जैसे विराज ने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया था। उन्हें विराज के हाथों पर जो चोट लगी थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अविका की सौतेली माँ विराज को बोले जा रही थी कि तभी अविका जोर से चिल्लाते हुए बोली, बस बहुत हुआ माँ। उसकी माँ अचानक चुप हो गई। अविका गुस्से में इतनी जोर से बोली कि सब भौंचक्के रह गए। अविका जो आज ही अपने कॉलेज की लाइफ खत्म करके आई थी, पता नहीं उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। अभी थोड़ी देर पहले ही अविका और नेहा विराज के हाथों के बारे में बात कर रही थी कॉलेज की कैंटीन में, कि एक सर्जन डॉक्टर के हाथ कितने कीमती होते हैं। और अब विराज का हाथ घायल हो गया था। अविका बहुत गुस्से में थी। अब वो भूल चुकी थी कि सामने उसके फैमिली वाले थे। अविका को सिर्फ और सिर्फ विराज की पड़ी थी। उसने किसी तरह से विराज की कलाई में रुमाल को बांध दिया और गुस्सैल भरी आंखों से अपनी सौतेली माँ को देखते हुए बोली, आपको अपनी कीमती चूड़ियों की पड़ी है। कैसी औरत हैं आप? आपने मेरे हस्बैंड की कलाई जख्मी कर दी और आपको इसका थोड़ा भी मलाल नहीं है। अगर विराज की कलाई को कुछ हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख लेना अब। नेहा अबिका का ऐसा रूप देखकर घबरा गई, क्योंकि आज पहली बार उसने अबिका को इतने ज्यादा गुस्से में देखा था। अबिका हमेशा नेहा के साथ अच्छे बिहेव में रहती थी और हंसते मुस्कुराते रहती थी, लेकिन आज अबिका को ऐसे देखकर वो खुद डर गई थी। अब अबिका का गुस्सा पूरी तरह से फूट चुका था।
उसकी सौतेली माँ चुप हो गई। वहां मौजूद सभी लोगों को अबिका एक अजनबी की तरह लगने लगी, मानो आज पहली बार ऐसी अबिका से मिल रहे हों। खासकर अबिका के घरवाले और करण के घरवाले, यह लोग तो ज्यादा भौचक्का रह गए। आरोही से लेकर करण तक सबके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। करण और अबिका 4 साल से रिलेशनशिप में थे। तब भी करण ने अबिका को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। यहाँ तक कि उसका भाई आर्यन खुद भी हैरान हो गया था। शायद विराज के लिए अबिका का प्यार ही था जिसकी वजह से वो विराज को दर्द में नहीं देख सकी और उसका गुस्सा फूट पड़ा। विराज की आंखें अब अबिका के ऊपर थीं, जो गुस्से में पूरी तरह से लाल हो गई थी, और गुस्से में अबिका विराज को और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। विराज हमेशा से चाहता था कि उसकी वाइफ गुस्से में भी खूबसूरत लगे, और आज ऐसा ही हुआ। उसकी सुनहरी आंखें अबिका के चेहरे पर टिकी रहीं और जरा सी भी नहीं हिली। अबिका अपनी सौतेली माँ को घूरे जा रही थी, मानो अगर वे उम्र में अबिका से बड़ी नहीं होती तो अबिका अब तक उनका क्या हाल कर चुकी होती। वो तो अबिका ही जानती थी। अबिका अपनी सौतेली माँ को आंख दिखाते हुए बोली, आपके लिए भले ही विराज 2 कौड़ी का डॉक्टर होगा, लेकिन इसने बहुत से लोगों की जान बचाई है, और आपकी प्रॉपर्टी से ज्यादा कीमती विराज के हाथ हैं। आप सिर्फ और सिर्फ पैसों की भूखी हैं, और एक दिन आपको भी पता चलेगा कि कैसे आपके पास से सभी चीजें खत्म हो गईं। अबिका के पिताजी अमन मेहता जब देखे कि अबिका अपनी माँ को बोलने लगी थी, तब वे भी गुस्सा हो गए, क्योंकि वे भी अबिका से उतनी ही नफरत करते थे जितना उनकी पत्नी करती थी। वे तुरंत अबिका की तरफ बढ़े, लेकिन वो कुछ बोलते अबिका गुस्से से मैनेजर मेहता से बोली, मैनेजर मेहता, यह कमरा हमारे द्वारा बुक किया गया था। आप जल्द से जल्द यहाँ के बाकी सभी लोगों को जाने को कहें, नहीं तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा, और आप अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। अबिका अपने पिताजी की तरफ देखते हुए आगे बोली, मैनेजर मेहता, यहाँ कुछ लोग बस अपनी झूठी शोहरत दिखाने आते हैं। मैनेजर मेहता थोड़ा डर गया और घबराते उसने झट से कहा, आप घबराइए मत, मैं निश्चित रूप से इस मामले को सुलझा लूंगा। यह हमारे होटल मैनेजमेंट की गलती है कि आप सभी लोग एक ही कमरे में आ गए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अगली बार जब भी आप यहाँ खाने को आएंगे तो आपको ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैनेजर मेहता अपना सिर नीचे करके अविका के सामने खड़ा था। अविका उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोली और विराज का हाथ अपने हाथ में पकड़ी रही। भाई जब अविका अपने पिताजी को देखते हुए बोली थी कि कुछ लोग झूठी शोहरत दिखाते हैं, तब उनका गुस्सा बढ़ गया। उनके माथे पर निशान उभरने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी बेटी सबके सामने उनकी ऐसी बेइज्जती कर सकती थी, वो भी करण की फैमिली के सामने। यह सच में उनके लिए बहुत शर्मनाक बात थी। अविका कभी भी इससे पहले अपने पिताजी की बेइज्जती नहीं की थी। उस दिन प्रेस के सामने भी अविका अपने पिताजी को कुछ बुरा नहीं बोली थी। उसके पिताजी के लिए ये एक सदमे जैसा था। अगर आज की यह बात बाहर जाती तो उनकी बहुत बदनामी होती, लेकिन वे कुछ बोल ही नहीं पाए और उनका गुस्सा उनकी आंखों में ही दबकर रह गया। वहीं दूसरी तरफ करण के पिताजी गुस्सा हो गए। उन्होंने आज से पहले कभी अपनी बेइज्जती नहीं सुनी। अविका अपनी फैमिली के साथ साथ करण की फैमिली की भी बेइज्जती कर दी थी। करण के पिताजी का गुस्सा अविका पर नहीं, बल्कि उसके पिताजी अमन मेहता पर था, जो कभी अपनी बेटी को काबू में नहीं रख सके थे। उन्होंने जोर से अपने बेटे करण से कहा, करण, अपनी बहन को कॉल करके यहाँ पर आने से मना कर दो। यहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं है, हम यहाँ से जा रहे हैं। अविका के पिताजी को पता था कि करण के पिताजी अविका की वजह से बहुत नाराज थे। अविका के पिताजी करण की फैमिली को इसी कमरे में इसलिए लाना चाहते थे ताकि करण के पिताजी को लगे कि उनके अच्छे संबंध थे अरोड़ा फैमिली के साथ, और करण के पिताजी अपनी कंपनी के साथ डील साइन कर लें। लेकिन अविका के पिताजी ने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। करण के पिताजी करण और उसकी माँ को लेकर वहां से जाने लगे। जब वे अविका के पिताजी के पास से गुजरे, तब उन्होंने उनसे तीखी आवाज में कहा, अमन मेहता, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी फैमिली ऐसी है जिनमें किसी भी तरह के संस्कार नहीं है, ना तो बात करने की तमीज है। तुमसे तुम्हारी बेटी नहीं संभाली जाती, तुम हमारी कंपनी के साथ अपनी कंपनी को जोड़कर उसे कैसे संभाल पाओगे। करण के पिताजी की बात सुनकर अविका के पिताजी को बहुत बुरा लगा। वे ना तो कुछ बोल पाए और ना ही कुछ कर पाए, लेकिन आरोही नहीं चाहती थी कि करण की फैमिली वाले वहां से चले जाएं। वो बहुत ही ज्यादा निराश हो गई। करण के पिताजी की नजर आरोही के ऊपर पड़ी। उन्होंने आरोही का निराश चेहरा देखा। आरोही को यूं मायूस देखकर उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया, और वे अविका के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, देखो बेटा, मुझे कोई मतलब नहीं है तुम सबकी फैमिली में क्या हो रहा है।
और तुम सबके बीच सब ठीक है भी या नहीं? अगर तुम्हें नहीं पसंद कि हम इस कमरे में ना आए तो हम कोई और कमरे में चले जाते हैं। इतना हंगामा होने के बाद वहाँ होटल के गार्ड भी पहुंच चुके थे। मैनेजर मेहता के कहने पर उन गार्ड ने अविका की फैमिली और करण की फैमिली को दूसरे कमरे में जाने को कहा। तभी गलती से एक गार्ड अविका की सौतेली माँ को धक्का दे दिया, जिससे वे तिलमिला उठी और गार्ड को घूरते हुए बोली, भूलो मत कि मेरा बेटा विक्रम अरोड़ा का सबसे अच्छा दोस्त है। अगर उसे ये बात पता चल गई तो तुम ही जानो कि तुम्हारी नौकरी का क्या होगा, और तुम मुझे यूं ही कमरे से बाहर निकाल नहीं सकते हो। यह सुनते ही गार्ड उनसे थोड़ा दूर हो गए। मैनेजर मेहता भी कुछ नहीं बोला, लेकिन करण के पिताजी ने अविका की सौतेली माँ की तरफ इशारा किया कि वे शांत हो जाएं। जिस तरह हर बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है, उसी तरह करण के पिताजी भी जानते थे कि आर्यन और विक्रम अरोड़ा दोनों अच्छे दोस्त थे, और जब करण और आरोही की शादी हो जाएगी उसके बाद आर्यन उनकी थोड़ी हेल्प कर सकता था अरोड़ा फैमिली के साथ बिजनेस डील करने में। और यह भी एक कारण था कि करण के पिताजी वहां रुक गए थे। जब करण के पिताजी ने अविका से प्यार से बात की तब सबको लगा कि यह मामला अब ठीक हो गया। उन्होंने आर्यन को देखते हुए बोला, आर्यन बेटा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ और भी कोई कमरा खाली मिलेगा। क्यों मैनेजर? मैनेजर मेहता कुछ नहीं बोला और सिर हिलाकर सिर्फ इनकार कर दिया। करण के पिताजी आर्यन से आगे बोले, देखा, मैनेजर ने भी बता दिया कि अब कोई और कमरा खाली नहीं है। क्या तुम अपने दोस्त विक्रम से बात करके ये कमरा हमारे लिए बुक करवा सकते हो? क्योंकि अब तो अबिका और उसके दोस्त जा ही रहे हैं यहाँ से। उन्होंने आर्यन से जानबूझकर कहा ताकि वे अपनी आंखों से आर्यन और विक्रम अरोड़ा की दोस्ती को देख सकें। उनकी बात सुनकर अबिका हैरानी से उन्हें देखने लगी। वो पहले सुन चुकी थी कि करण के पिताजी बिजनेस में बहुत चालाक थे और अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकते थे। लेकिन अबिका आज समझ पाई कि कैसे करण के पिताजी मौके का फायदा उठाते थे। आर्यन को स्वाभाविक रूप से पता था कि क्या हो रहा था। उसने बहुत ही आराम से कहा, अंकल, आप शायद गलत समझ रहे हैं। भले ही मैं और विक्रम अच्छे दोस्त हों, लेकिन ये जो कमरा है, जो सिर्फ अरोड़ा फैमिली के लिए यूज होता है, इसे विक्रम का छोटा भाई संभालता है, ना कि विक्रम। और अगर मैं विक्रम को बोल भी दूं तो भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि विक्रम का इस कमरे से कोई लेना देना नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि वो अपने छोटे भाई से बात करेगा इस बारे में। आर्यन ने सीधे से करण के पिताजी की बात को नकार दिया। अविका मन ही मन थोड़ा खुश हुई, लेकिन उसे बहुत बुरा लगा ये देखकर कि सब अपने मतलब की बात कर रहे थे और किसी को भी विराज की चोट की नहीं पड़ी थी। वो दोबारा मैनेजर मेहता से बोली, मैनेजर मेहता, आप इन लोगों को कहीं और ले जाइए। मैं आपसे आखिरी बार बोल रही हूँ। अविका इतना बोलकर विराज को कमरे से बाहर ले आई। उसे अब किसी की भी परवाह नहीं थी। विराज कुछ समझ पाता उससे पहले ही अविका उसे अपने साथ कमरे से बाहर ले आई। लेकिन विराज कमरे से बाहर आकर भी कमरे के अंदर की बातें सुन सकता था कि वह लोग आपस में क्या बात कर रहे थे। तुम किसी के भी कहने से हमें यहाँ से निकाल नहीं सकते हो। क्या तुम ऐसा करके अपनी होटल की रेपुटेशन खराब कर रहे हो? अमन मेहता, क्या हम यहाँ बेइज्जत होने के लिए आए हैं? भैया, आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? आप दी को क्यों नहीं समझाते कि वो गलत कर रही हैं? क्या वो अपनी फैमिली वालों का मजाक बनाना चाहती हैं? बोलो भैया। अमन मेहता, आपको अपनी बेटी ने बेइज्जत कर दिया, वो भी सबके सामने, और आप चुप हैं? ये बहुत ही शर्मनाक वाली बात है। और तो और, तुम्हारी बेटी मेरी फैमिली का भी मजाक बना दी। भले ही तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन ना हो पूरे शहर में, लेकिन मेरी फैमिली की है। तीखे और गुस्से से भरे सब विराज के कानों में अच्छी तरह से पहुंच रहे थे। वो बस बाहर खड़ा होकर अंदर की बात सुन रहा था। विराज, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती हूँ। तुम क्यों मुझे बचाने के लिए आए? तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारे हाथ कितने कीमती हैं? फिर भी तुमने ऐसा किया। अविका बहुत घबरा गई थी। उसे सिर्फ विराज की फिक्र होने लगी थी। अविका विराज को पहले बोली थी कि जब विराज एक बार उसके करीब आ रहा था कि वे दोनों इतनी जल्दी करीब नहीं आएंगे। लेकिन आज अविका खुद विराज के बहुत करीब हो गई थी। आज से पहले शायद ही कभी अविका को विराज की ऐसी फिक्र हुई होगी। विराज अविका को ऐसे घबराता देख बस मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि अविका को उसकी बहुत फिक्र थी। इस पल अविका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और ना ही उसे पता था कि विराज के मन में अभी क्या चल रहा था। अविका को इतनी फिक्र थी कि बस विराज का हाथ ठीक हो, ज्यादा चोट ना लगी हो। वो जल्द से जल्द विराज को हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी। अविका घबराते हुए बोली,
विराज, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना चाहिए। तुम्हारे हाथ बहुत दर्द कर रहे होंगे और चोट भी गहरी लगती है। चलो जल्दी से हॉस्पिटल चलो विराज। अभिका को डर था कि कहीं 1 मिनट भी लेट हो गए तो विराज के घाव ज़्यादा गहरे हो जाएंगे, और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसकी हरकतें किसी घबराए हुए बच्चे की जैसी हो गई थी, मानो जब किसी बच्चे का सबसे फेवरेट खिलौना टूट जाता है तब उसकी जो हालत होती है, वैसी अभिका की हालत थी। लेकिन यह अभिका को विराज की फिक्र थी। विराज जानता था कि उसकी कलाइयों में चूड़ियों के कुछ टुकड़े ज्यादा जोर से गड़े थे, लेकिन उसके लिए चोट सिर्फ मामूली थी। माना कि विराज के हाथ कीमती थे, लेकिन वो छोटी सी चोट के लिए हंगामा नहीं करना चाहता था। वो अविका को समझा पाता। तभी अविका उसे अपने साथ लेकर एक कदम बढ़ी ही थी कि अविका का सिर एक दूसरी लड़की के सिर से टकरा गया। धड़ाम। आउश। दोनों का सिर तेजी से टकराया था, जिससे दोनों को थोड़ा दर्द महसूस हुआ। दोनों अपने सिर पर हाथ रखकर उसे रगड़ने लगी। अबिका दर्द से थोड़ी सी सिसकी, लेकिन सामने वाली लड़की गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें दिखाई नहीं देता या तुम अंधी हो? अबिका उस लड़की का चेहरा ठीक से देख नहीं पाई। दोनों काफी जोर से एक दूसरे से टकराए थे। टकराव ऐसा था कि अबिका की आंखों से आंसू निकल आए, और कुछ ऐसा हाल सामने वाली लड़की का भी हुआ था। दर्द से उभरते हुए वो लड़की अबिका के ऊपर चिल्लाते हुए बोली, देख कर नहीं चल सकती थी क्या तुम? कितनी जोर की टक्कर हुई, मेरा सिर पूरी तरह से चकरा गया। देख कर चल नहीं सकती तो ऐसी जगह पर आती ही क्यों हो तुम? हालांकि वो लड़की अभी भी अबिका को देखकर नहीं बोल रही थी। उसका सिर नीचे था और अपने हाथ से सिर को रगड़ रही थी। अबिका भी उस लड़की को नहीं देखी थी। अबिका उस लड़की की बात का जवाब दे पाती, इससे पहले विराज अबिका को खींचकर अपनी तरफ कर लिया। अबिका की आंखें इस दौरान बंद थीं, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोली तो अपने सामने विराज का चेहरा देखकर सारा दर्द भूल गई और उसकी आंखों में खो गई। लेकिन एक पल के लिए अबिका को बहुत बुरा महसूस हुआ, क्योंकि विराज हर बार उसे हर मुसीबत से बचा लेता था। लेकिन आज उसकी सौतेली माँ विराज को इतना भला बुरा बोल गई, लेकिन अबिका कुछ नहीं कर पाई। वो यह सोचकर विराज से अपनी नजरें हटा ली। वहीं सामने वाली लड़की अपने सिर को सहलाते हुए अपने सिर को ऊपर उठाई और अपने सामने जानी पहचानी सुनहरी आंखें देखी। अब उस लड़की के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए थे, मानो वो सब कुछ भूल गई थी कि अभी उसके साथ क्या हुआ था। वो विराज का हाथ पकड़ते हुए बोली, विराज तुम यहाँ कैसे? क्या तुम जानते थे कि मैं यहाँ आ रही हूँ? अबिका उस लड़की को बोलते हुए सुनी। विराज ने अबिका को अपने गले से लगा रखा था। अबिका उस लड़की की तरफ देखी, जो विराज को देखकर बहुत एक्साइटेड हो गई थी। अबिका के सामने धुंधला चेहरा अब साफ होने लगा था। जब अबिका उस लड़की को देखी तो हैरान हो गई। अबिका उस लड़की को पहले से ही जानती थी, और वो कोई और नहीं बल्कि करण की बहन आलिया मल्होत्रा थी। मल्होत्रा फैमिली की राजकुमारी और घर की लाडली, जो कनाडा में पढ़ाई करती थी। आलिया के घने बाल बहुत ही शाइन कर रहे थे। हालांकि उसका माथा अभी भी थोड़ा लाल था, लेकिन वो दिखने में सुंदर थी। उसके चेहरे की मुस्कान की अपनी ही सौंदर्यता थी। उसने बहुत अच्छी ड्रेस पहन रखी थी, और उसका ऑरा और अट्रैक्शन बहुत ही बढ़िया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो फूल से भरे कमरे में एक सुंदर सी परी मौजूद हो। वहीं विराज जब अपने सामने आलिया को देखा तो वो हैरान रहे बिना नहीं रह सका, लेकिन वो जल्दी अपने होश में आ गया। उसने अबिका को धीरे से अपनी बाहों से थोड़ा दूर किया और उसके कंधे पर अपना हाथ रख लिया। वो मुस्कुराते हुए आलिया से बोला, आलिया तुम वापस कब आई कनाडा से? आलिया मुस्कुराई, लेकिन वो अबिका को विराज से चिपका देख थोड़ा हैरान हो गई। उसकी नज़र अबिका के ऊपर पड़ी। वो अबिका को पहले से ही जानती थी, लेकिन वो अबिका को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए विराज से बोली, विराज तुम्हें कनाडा से वापस आए हुए कितने टाइम हो गए? तुम वापस भी नहीं गए। तुमसे मिले हुए कितना टाइम हो गया है यार। और मुझे तो तुम्हारे और दिव्या के बारे में बहुत देर से पता चला। दिव्या का नाम सुनते ही अबिका हैरानी से विराज को देखने लगी, लेकिन आलिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अबिका को इग्नोर करते हुए विराज से बात किए जा रही थी। तुम्हारे बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है यार, लेकिन मैंने सुना कि दिव्या जर्मनी चली गई। क्या यह सच है? आलिया पूरी तरह से एक्साइटेड थी, मानो वो सालों से विराज से मिलना चाहती थी। विराज मुस्कुराते हुए उसके सवाल का जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि दिव्या अभी कहाँ है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अबिका कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने सामने दो लोगों को बात करते हुए सुने जा रही थी। विराज जानता था कि अबिका उन दोनों की बातें सुन रही थी, इसलिए विराज जितना हो सके उतना कैजुअली आलिया से बात कर रहा था। अबिका विराज का हाथ पकड़े हुए थी
उसे फील हुआ कि विराज का जो हाथ हमेशा गर्म हुआ करता था वो अब थोड़ा ठंडा हो गया था। अबिका बहुत सेंसिटिव किस्म की लड़की थी। खासकर अबिका तभी सेंसिटिव होती थी जब बात फैमिली, प्यार या दोस्ती के बारे में होती थी। वो ऐसे मामले को झट से समझ जाती थी और उसका दिल थोड़ा घबरा उठता था। जिस तरह से आलिया और विराज एक दूसरे से बातें कर रहे थे, अबिका समझ गई थी कि विराज बहुत सी बातें उसे नहीं बताया था और कुछ बातें उससे छुपाया था। ये सारी बातें उसकी पास्ट रिलेशनशिप से कनेक्टेड थी। यह सोचते हुए अबिका पूरी तरह से मायूस हो गई। अबिका विराज को कसकर पकड़ ली। उसका एक हाथ विराज की कमर पर था तो दूसरा हाथ विराज की छाती पर था। अबिका ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मानो विराज उसका हो। अबिका की सांसें तेज हो गईं और धड़कनें भी अब बढ़ने लगी थी। लेकिन कोई अबिका की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। आलिया विराज से बोली, मैं 1 महीने की छुट्टी के लिए आई हूँ, लेकिन दिव्या के कनाडा छोड़ने के बाद मैंने भी तुम्हें नहीं देखा। आखिर बात क्या है? आलिया विराज को थोड़ा चिढ़ाते हुए बोली। और जिस तरह से आलिया विराज से बातें कर रही थी, उसे साफ पता चल रहा था कि वो विराज को बहुत टाइम से जानती थी। वहीं विराज मुस्कुराते हुए आलिया की बातों को टालने की कोशिश कर रहा था। विराज बस मुस्कुराने का दिखावा कर रहा था। वो बस आलिया की बातों में हाँ में हाँ मिला रहा था। जिस तरह से आलिया विराज से बातें कर रही थी, अविका समझ गई थी कि वो विराज को काफी करीब से जानती थी और विराज से थोड़ा चेप हो रही थी। अविका ये देखकर खुन्नस से भरे जा रही थी। विराज के जिस हाथ में चोट लगी थी, आलिया उसी हाथ को पकड़े हुए थी। विराज के घाव से अब खून आना बंद हो गया था। बातों ही बातों में आलिया विराज की चोट के लगे हिस्से में दबा दी, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। वही अबिका विराज का दर्द महसूस कर सकती थी। चूड़ियों की वजह से घाव थोड़े नुकीले तरह से विराज के हाथों में उभरे हुए थे। विराज, आलिया कुछ बोल पाती, अबिका उसे रोक दी और विराज को देखते हुए बोली, क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे हाथ का घाव का जल्दी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? अबिका आलिया की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दी। उसकी निगाह सिर्फ विराज पर थी। विराज समझ गया था कि अबिका उस पर गुस्सा थी। वो समझ गया था कि अबिका के मन में क्या चल रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, छोटा सा घाव है अबिका, आराम से ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ मत। विराज के ये शब्द काफ़ी थे अबिका का गुस्सा और बढ़ाने के लिए। वो विराज को कुछ नहीं बोली। उसे एक पल के लिए ऐसा लगने लगा कि मानो विराज उसे इग्नोर करने लगा था। घाव की बात सुनते ही आलिया विराज का रुमाल से बंधा हुआ जख्मी हाथ देखी। वो तुरंत गुस्से से अबिका को देखते हुए बोली, अबिका ये तुमने क्या किया? तुम जानती हो कि विराज के हाथ कितने कीमती हैं, फिर भी तुमने उसे चोट पहुंचाई। क्यों किया तुमने ऐसा? विराज अपनी बहुएं चढ़ाते हुए अबिका को देखा। अबिका का गुस्सा और बढ़ गया। पहले से अबिका को बहुत सी बातें बुरी लग रही थी और अब आलिया की बातें। अबिका का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। अबिका आलिया को करण की वजह से ही जानती थी। जब वो और करण रिलेशनशिप में थे तब से। हालांकि दोनों की मुलाकात सिर्फ एक बार ही हुई थी, वो भी 3 साल पहले, जब आलिया अपनी छुट्टियों में दिल्ली आई थी। और जब वापस कनाडा जा रही थी तब अपना कुछ सामान वो भूल गई थी और करण के कहने पर अबिका वो सामान आलिया को देने के लिए एयरपोर्ट गई थी। तब से दोनों एक दूसरे को जानते थे। पहली बार जब दोनों मिले थे तब आलिया अबिका को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि अबिका दिखने में उससे खूबसूरत थी और इससे आलिया अबिका से जलन महसूस करती थी। दो खूबसूरत लड़की एक दूसरे की खूबसूरती को देखकर जलती जरूर है। वही अबिका और आलिया के बीच था। आलिया अबिका के सामने खुद को खूबसूरत और आकर्षक दिखाना चाहती थी। वही अबिका ऐसा कुछ भी नहीं सोचती थी। अबिका विराज के बोलने का इंतजार करने लगी। जब विराज थोड़ी देर तक नहीं बोला तब अबिका उसकी तरफ देखी और सोचने लगी कि विराज क्यों समझ नहीं पा रहा था कि आलिया उसके साथ जानबूझकर चेप होना चाहती थी और बात बात पर उसे टच किए जा रही थी, जो अबिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।